रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। मातृभूमि में आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। संविधान की प्रस्तावना को लेकर उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान। आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर, यह कहना है धनखड़ का। सनातन की आत्मा के साथ अपमान किया गया। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और सम्मान मिलना चाहिए। भारत को छोड़ किसी देश ने प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया, यह कहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। एक तरह से देखा जाए तो संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इससे पहले शिवराज चौहान ने कल वाराणसी में इसी तरह की मांग की थी। तो क्या जो समाजवादी और सेकुलर शब्द है, इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। We are changing the soul. Words will create upheaval. Addition of these words in the preamble during emergency signal betrayal of the mindset of the framers of the Constitution. It is nothing but belittling the civilizational wealth and knowledge of this country for thousands of years. It is sacrileging the spirit of Sanatan. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि भारत को छोड़ किसी देश ने प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया। संविधान की प्रस्तावना को लेकर उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर, सनातन की आत्मा के साथ अपमान किया गया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक तरीके से सरकारवा जो संघ के दत्तात्रेय होसबोले उनके बयान का समर्थन कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता गैंगरेप के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। हिरासत में लिए गए हैं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है कोलकाता में। जिस तरह से कोलकाता में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद बीजेपी सड़कों पर उतरी है। सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और हिरासत में लिए गए हैं सुकांत मजूमदार। कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों में धक्का मुक्की हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों में धक्का मुक्की हुई है। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। कोलकाता की सड़कों पर यह विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि ममता राज में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले आरजीकर में जो घटना हुई और अब यहां पर कोलकाता में जो घटना हुई, उसके बाद बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। अब बात काटा लगा गाने और बिग बॉस के जरिए फेम बटोरने वाली अभिनेत्री शेफाली जरीवाल की, जिनकी मौत को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। एक्ट्रेस मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत आज की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। शेफाली जरीवाला की उम्र महज 42 साल थी। बताया जा रहा है कि कल यानी 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत की वजह हार्ट अटैक ही है, यह अभी साफ नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। मुंबई पुलिस को सौंपी गई शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ देर में शेफाली का पार्थिव शरीर अस्पताल से ले जाया जाएगा। मुंबई में शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। वैभव परब और सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वैभव के पास चलते हैं। वैभव, आज सुबह से आप कूपर हॉस्पिटल से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है।
क्या जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से अपेक्षित है इस समय? देखिए, फिलहाल तो कोई जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से दी नहीं गई है। हम आपको कैमरा के विजुअल्स के माध्यम से दिखा सकते हैं कि थोड़े ही समय में शेफाली का जो पार्थिव शरीर है वो बाहर लाया जाएगा। इसके लिए हम कैमरा मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि पुलिस और अस्पताल की यहाँ पे हलचल अब तेज हो गई है। पोस्टमार्टम है, दोपहर में 1:15 में शुरू हुआ था, वो ख़त्म करीबन 1-1.5 घंटे तक चला। इसका वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटो उसको क्लिक किए गए हैं ताकि आगे जाके कोई इस पर शंका कुशंका ना खड़ी किए जाए। ताकि मुंबई पुलिस ने एक खबरदारी ली है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई चर्चा ना हो जाए, तो इसके लिए एक सेफर साइड मुंबई पुलिस ने जरिया रखा। 4 डॉक्टर की टीम्स थी और साथ ही साथ शेफाली जरीवाला का परिवार भी यहाँ पे मौजूद था। तो देखा गया तो पुलिस के पास अब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स है वो सौंपी गई है। और दूसरी जानकारी है कि कुछ सैंपल्स है, वो प्रिजर्वेटिव सैंपल्स है, वो भी रखे गए हैं ताकि आने वाले दिनों में उनके परिवार से, या क्योंकि जिस प्रकार की उनकी मौत हुई है 42 तो देखिए यहाँ पर वैभव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर में कूपर अस्पताल से शेफाली का पार्थिव शव ले जाया जाएगा। उनके परिवारजन उनके साथ में पार्थिव शव के साथ मौजूद है। सूरज ओझा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सूरज ओझा के पास भी चलते हैं। सूरज, क्या खबर सामने आ रही है? क्या मुंबई पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है? क्या हार्ट अटैक ही वजह है या कुछ और? विशाल, देखिए, मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है ये प्राइमरी रिपोर्ट है, डिटेल्ड रिपोर्ट आना बाकी है। विसेरा प्रिजर्व कर रखा हुआ है, इससे ये पता चल पाएगा कि कहीं पॉइजन वगैरह तो नहीं, मतलब जो भी शंकाएं हैं वो दूर करने के लिए इन तमाम कुछ रिपोर्ट्स हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहें या फिर विसेरा कहें, तमाम चीज़ें हैं, उनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है, उसमें समय लगेगा। प्राइमरी रिपोर्ट आई है, पुलिस ने अभी उसकी जानकारी नहीं दी है कि प्राइमरी रिपोर्ट में उन्हें क्या डॉक्टरों ने बताया, लेकिन मैं आपको अब बताता हूं कि ये तो पार्ट हो गया है पोस्टमार्टम का। अब उसके बाद क्या? उसके बाद अब शेफाली जरीवाला का जो पार्थिव शरीर है वो उनके इसी घर लाया जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, इसी इमारत में शेफाली जरीवाला अपने पति के साथ रहती थी, जहां कल 9:30 बजे उन्हें यहां से लेके जाया गया जब वो गंभीर थी और अस्पताल में डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर कर दिया गया था। मैं आपको दिखा दूं कि करीब 30 से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय की गई है, कुछ सिविल में है, कुछ यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूरज, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हम बता दें कि शेफाली के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, शेफाली जरीवाला के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूरज, आप अपनी बात पूरी करिए। सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है शेफाली के घर के बाहर। जी बिल्कुल, आपको मैं विजुअल्स में दिखा दूं कि आप देखिए मुंबई पुलिस के जवान हैं, एमएसएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। मैं यहाँ पर कैमरा पैन करके दिखाना चाहूँगा आपको। ये जो बड़ी पुलिस की गाड़ी दिख रही है, पुलिस की गाड़ी भरकर पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे थे। आप गाड़ी के थोड़ा पीछे देखिए, वहाँ पर भी आपको पुलिस अधिकारी नजर आएंगे। आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आएगा। और इसके पीछे का पर्पज़ ही यही है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो। तो देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ अंदर पार्क थी, सोसाइटी के अंदर भी जितनी गाड़ियां थी उसे भी हटाकर स्पेस क्रिएट किया गया है ताकि जब पार्थिव शरीर आएगा तो उसे वहां ले जाया जाएगा। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा विजुअल्स में। विशाल, एम्बुलेंस दिखाई दे रहा है आपको। वो एम्बुलेंस दरअसल यहां से जब शेफाली का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा तो इसी एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा, इसलिए उसे यहाँ खड़ा किया गया है। संस्कार आज ही किया जाएगा या इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया परिवार वालों की तरफ से? फिलहाल समय की जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग है वो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ विशाल। यहाँ पर सारी तैयारियां कर ली गई है, एम्बुलेंस आ चुकी है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ओशीवारा का स्मशान घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन समय कब है, कब किया जाएगा, अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारियां पूरी तरह से की जा रही है। रही बात
पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो विशाल, मैं एक और बार बता दूं कि विसेरा को प्रिजर्व कर रखा गया है। विसेरा की रिपोर्ट आने में समय लगता है, टॉक्सिकोलॉजी किया जाएगा, इससे पता चलेगा कि कहीं शरीर में पॉइजन या अन्य चीज़ें तो नहीं है। फिलहाल प्राइमरी रिपोर्ट पुलिस के हाथ है। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। पुलिस लोगों के बयान दर्ज कर रही है। बहरहाल कई लोग व्यस्त हैं। ये जो परंपरागत तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा, तमाम जो चीजें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें व्यस्त हैं और इसी वजह से कई लोगों के बयान दर्ज नहीं हुए। तमाम चीजें होने के बाद ही बिल्कुल सूरज मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि पार्थिव शव को घर पर ही लाया जाएगा, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप जानकारी दे रहे हैं। वैभव परब भी हमारे साथ कूपर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। वैभव, जो अब तक बयान दर्ज किए मुंबई पुलिस ने, किन किन लोगों के बयान दर्ज किए हैं और सूत्रों के मुताबिक क्या जानकारी आपको मिल पा रही कि लोगों ने अपने बयान में क्या बताया है? क्या बयान सबके सेम है, एक जैसे बयान है, या किसी के बयान में कोई विरोधाभास भी है? जी बिल्कुल, सबके बयान सेम ही है। 4 लोगों के बयान लिए गए, उसमें से सबसे अहम बयान है उनके पति का, जिन्होंने दिनक्रम है शेफाली का, कैसे होता था, क्या करती थी, कितने टाइम जिम करती थी, कौन सी दवाई खाती थी, कोई मेंटल प्रेशर था या नहीं था, इस सारे जवाब है वो शेफाली के पति है पराग। उन्होंने मुंबई पुलिस के पास अपना बयान है वो दर्ज किया है। साथ ही साथ में उनके घर के जो मेड है उनसे भी क्रॉस चेक किया है कि पति ने सही बयान दिया है कि नहीं दिया है। तो जिस प्रकार से जानकारी सामने आ रही है तो सबके सब बयान है वो सेम है। और डॉक्टर की टीम भी, यानी शेफाली के जो डॉक्टर है वो टीम भी यहाँ पे पोस्टमार्टम रूम के बाहर है और उनकी भी डॉक्टर और पुलिस के साथ लगातार बातचीत चल रही है। मैं खुद सुबह से कूपर अस्पताल के बाहर हूँ और यहाँ से जो जिस प्रकार की दृश्य हम सुबह से दिखा रहे हैं कि पुलिस है, डॉक्टर की टीम्स है और दूसरी तरफ शेफाली का परिवार है, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार का कोऑपरेशन होना चाहिए वो पूरा कोऑपरेशन शेफाली के परिवार और डॉक्टर की टीम से किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है कि दवाई चालू थी, तो दवाइयों से लेकर सबका प्रिस्क्रिप्शन लेके परिवार है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि ताकि जिस प्रकार की डॉक्टर को जानकारी हो या पोस्टमार्टम करते समय कोई दिक्कत आती है या कोई बातचीत करनी होती है तो परिवार के साथ साथ शेफाली की डॉक्टर की टीम वो भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए, 4 डॉक्टर की टीम की निगरानी में ये पोस्टमार्टम हुआ है, साथ ही साथ में इसका ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफी भी हुआ है। पुलिस ने एक खबरदारी ली है और जिस प्रकार के अपने प्रतिनिधि बता रहे थे सूरज ओझा की विसेरा है वो प्रिजर्वेटिव किया है। जो देखो, जो अभी रिपोर्ट आएगी वो प्राइमरी रिपोर्ट आएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि सच में इसकी मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है या नहीं हुई है। एक लाइन रहेगी जो पुलिस के पास सौंपी दी जाएगी। अभी तक ये रिपोर्ट है पुलिस के पास सौंप भी दी गई होगी। पुलिस है अपने वरिष्ठ लेवल के अधिकारी है उनके पास ये सौंपेंगे, उसके बाद ही ये मीडिया के सामने लाई जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना। बिल्कुल वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी जानकारी मिले आपके पास हम दोबारा आते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आ रही है इटावा हिंसा से जुड़ी हुई। इटावा हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन, अफवाह फैलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इटावा के अलग अलग इलाकों से यह गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। इटावा में हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन है। जो हमने कथावाचक विवाद देखा था, उसके बाद जिस तरह से इटावा में प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई गई, उस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के 21,391 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे मंत्री विजेंद्र यादव को आगे आने के लिए कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कोटे से दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है
एक तरफ जहां वो विजय चौधरी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरे मंत्री विजेंद्र यादव को आगे आने के लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं। ऐसा किस मंशा के साथ उन्होंने किया, यह कह पाना मुश्किल है, इसे नीतीश कुमार ही जानते होंगे। लेकिन यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, खासतौर पर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि विजय चौधरी नीतीश कुमार के करीबी मंत्री माने जाते हैं। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसमें देश के बंदरगाहों की बड़ी भूमिका होने जा रही है। भारत का करीब 95% व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है और इसलिए देश की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में ऐसे बंदरगाहों की जरूरत बढ़ गई है जहां दुनिया के हर बड़े मालवाहक जहाजों की आवाजाही हो सके, जहां ट्रांसशिपमेंट की सुविधा हो। इस लिहाज से देश का पहला ट्रांसशिप बंदरगाह विलियम पोर्ट गेम चेंजर होने जा रहा है। लेकिन कैसे, किस तरह इस बंदरगाह से समुद्री व्यापार के क्षेत्र में संभावनाओं के नए दरवाजे खुल गए हैं? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिन समुद्री मार्गों से सैकड़ों साल पहले भारत की संस्कृति, भारत का कारोबार दुनिया तक पहुंचा, अब उसी समंदर के रास्ते नया इतिहास रचा जा रहा है। दुनिया के विशाल जहाजों ने भारत की ओर रुख मोड़ लिया है और उनके स्वागत के लिए तैयार है केरल का विश्व स्तरीय बंदरगाह विहिन्यम पोर्ट। भारत के दक्षिणी छोर से विहिन्यम पोर्ट एक नई शुरुआत का शंखनाद कर चुका है। विहिन्यम बंदरगाह दुनिया में आज समुद्री व्यापार के क्षेत्र में भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी की सोच और मजबूत इरादे की वजह से विहिन्यम पोर्ट आज देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भागीदारी निभाने जा रहा है। We believe that as the largest port company in the country, we have the responsibility to make this project a success. विहिन्यम न सिर्फ भारत देश का पहला ट्रांसशिप पोर्ट है, बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े जहाजों के भारत पहुंचने का इकलौता प्रवेश द्वार बन चुका है। लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ? विहिन्यम पोर्ट ने कैसे भारत के मैरीटाइम सेक्टर की तस्वीर बदल दी है? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं दुनिया के 3 विशालकाय जहाजों के विहिन्यम पोर्ट पहुंचने की कहानी, जो भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए ऐतिहासिक घटना थी। सैन फर्नांडो, MSC तुर्की, MSC इरीना। विहिन्यम पोर्ट पर दुनिया के 3 बड़े मालवाहक जहाजों की दस्तक से भारत के समुद्री व्यापार में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। 11 जुलाई 2024 को सबसे पहले आगमन हुआ मदरशिप सैन फर्नांडो का। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्क्स का जहाज सैन फर्नांडो चीन के जियामेन से चलकर विहिन्यम पोर्ट पहुंचा था। सैन फर्नांडो की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 48 मीटर है। इसकी क्षमता 8000 से 9000 TEU है। सैन फर्नांडो जहाज से 2000 कंटेनर को पोर्ट पर उतारा गया, जबकि 400 कंटेनरों को जहाज के अंदर ही मूव किया गया। इस काम में बंदरगाह के AI स्वचालित कंट्रोल रूम और वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा बंदरगाह पर कार्गो मूवमेंट से जुड़े आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं की भी मदद ली गई। सैन फर्नांडो से पहले 15 अक्टूबर 2023 को विहिन्यम पोर्ट पर हेवी कार्गो कैरियर जेनहुआ 15 भी आ चुका था। ये विहिन्यम पोर्ट पर पहुंचने वाला पहला कार्गो कैरियर था। जेनहुआ के बाद सैन फर्नांडो के पहुंचने से न सिर्फ विहिन्यम पोर्ट की क्षमता का आकलन हो गया, इसके साथ ही ये भरोसा भी पुख्ता हो गया कि अब दुनिया का कोई भी बड़ा जहाज
यहां पहुंच सकता है और इसलिए सैन फर्नांडो के विहिन्यम पहुंचने को अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने ऐतिहासिक बताया। आज का दिन ऐतिहासिक रहा। विहिन्यम पोर्ट ने अपने पहले कंटेनर जहाज का स्वागत किया है। ये ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट सेक्टर में भारत की एंट्री का मील का पत्थर है। इसके साथ ही भारत समुद्री लॉजिस्टिक्स के नए युग में प्रवेश कर गया है। विहिन्यम ग्लोबल ट्रेड रूट में एक बड़े पोर्ट के रूप में स्थापित होगा। जय हिंद। Today is a historic day. Today is the day that marks the end of a very long wait. Today is the day when a 33-year-old dream has finally come true for Vizhinjam, for Kerala, and for India. The mothership, the San Fernando, now lying in our harbor, is a symbol of a new glorious achievement in Indian maritime history. It is a messenger that will tell the world that India's first automated container transshipment port and largest deep water port has begun commercial operations. विलियम पोर्ट पर सैन फर्नांडो के पहुंचने के साथ ही दुनिया के बड़े जहाजों का भारत आने का रास्ता खुल गया। इसके 8 महीने 28 दिन बाद सैन फर्नांडो से भी बड़े एक विशालकाय कंटेनर जहाज MSC तुर्की ने विलियम तट पर दस्तक दी। 9 अप्रैल 2025 विहिन्यम पोर्ट के लिए वो दिन बेहद खास था। दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज में से एक MSC तुर्की ने उस रोज विहिन्यम बंदरगाह पर लंगर डाला था। ये भारी भरकम जहाज समंदर पर तैरते हुए किले की तरह नजर आ रहा था। करीब 399.9 मीटर लंबा, 61.3 मीटर चौड़ा और 33.5 मीटर गहरा MSC तुर्की समंदर पर तैरते विशाल किले की तरह नजर आता है। आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार माने जाने वाले MSC तुर्की की क्षमता 24,346 TEU है। यह जहाज इको फ्रेंडली है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी यानी MSC संचालित करती है। मालवाहक जहाज MSC तुर्की हर जगह नहीं जा सकता। ये भारत के तट पर इसलिए पहुंच पाया क्योंकि विहिन्यम पोर्ट की प्राकृतिक गहराई 15 मीटर से ज्यादा है, जो विशेष रूप से अल्ट्रा लार्ज कंटेनर जहाज को संभालने में सक्षम है। यही वजह है कि विहिन्यम पोर्ट पर अब दुनिया के बड़े मालवाहक जहाजों का तांता लगने लगा है। खासकर ट्रांसशिपमेंट का काम अब इसी बंदरगाह पर होने लगा है। पिछले 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विहिन्यम पोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से देश का पैसा बचेगा। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। ट्रांसशिपमेंट के लिहाज से विलियम पोर्ट ने भारत के समुद्री व्यापार की तस्वीर ही बदल दी है। ट्रांसशिपमेंट के लिए भारत अब तक श्रीलंका, दुबई या सिंगापुर के बंदरगाहों के भरोसे था, क्योंकि बड़े जहाजों को डॉक करने की सुविधा वहीं थी और उन्हीं देशों से छोटे जहाजों के जरिए कंटेनर को भारत लाने जाने का काम होता था। लेकिन विलियम पोर्ट ने न सिर्फ ये परेशानी दूर कर दी, बल्कि अब दुनिया का हर बड़ा जहाज सीधे भारत तक पहुंच जाता है। भारत के नक्शे पर विहिन्यम की भौगोलिक स्थिति को देखिए। भारत के दक्षिण में आखिरी नोक पर है विहिन्यम। यहाँ के 3 छोर पर समुद्र है। पश्चिम में अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। विहिन्यम के ठीक सामने है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग,
जहां से दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है। इस रूट से गुजरने वाले बड़े जहाज बेहद कम वक्त में ही विहिन्यम पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। पिछले 9 जून को ही इस बंदरगाह पर जब दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज एमएससी इरीना पहुंचा था। एमएससी इरीना समंदर पर तैरते पहाड़ जैसा दिखता है। इस जहाज ने जब विहिन्यम पोर्ट पर लंगर डाला तो इसके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। ये जहाज पहली बार दक्षिण एशिया के किसी पोर्ट पर पहुंचा था। एमएससी इरीना कितना विशाल काय है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। ये फीफा स्टैंडर्ड वाले फुटबॉल मैदान से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। इस जहाज की कंटेनर क्षमता 24,346 TEU है, यानी एक बार में 24,346 स्टैंडर्ड 20 फुट के कंटेनर ले जा सकता है। एमएससी इरीना को विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच बड़े पैमाने पर कंटेनर परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। इस जहाज का भारत पहुंचना एक बड़ी कामयाबी मानी गई। अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदानी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज एमएससी इरीना का विहिन्यम बंदरगाह पर स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। इसका दक्षिण एशिया में आगमन न सिर्फ विहिन्यम के लिए बल्कि भारत की ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में उभरती भूमिका का भी संकेत है। दरअसल एमएससी इरीना के विहिन्यम पोर्ट आने से यह साफ हो गया है कि भारत ट्रांसशिपमेंट और कंटेनर लॉजिस्टिक्स में एक बड़ी ताकत बनने की राह पर है। ये भारत की समुद्री क्षमता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और विश्व व्यापार में भारत की भूमिका को मजबूत बनाता है। इस लिहाज से विहिन्यम पोर्ट दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार बन गया है। Our target is that with our network of ports, we should target at least 25 to 30% reduction in the logistics cost for any container or any cargo which is moving through our ports. Globally, though there is uncertainty, but there is still growth, and we do believe that South Asia region is going to grow. And if the country needs to grow, trade has to grow almost twice of the country's growth. And we are very bullish that the marine infrastructure, the ports, will be the key enabler in driving that growth. ब्रेक के बाद देखिए विहिन्यम पोर्ट का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। मैरीटाइम इंडस्ट्री की बुनियाद बंदरगाहों पर ही टिकी होती है और बंदरगाहों को विकसित करना, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना आसान नहीं होता। पोर्ट डेवलपमेंट का काम किसी मिशन की तरह होता है क्योंकि इसमें कई तरह की चुनौतियां होती हैं। विहिन्यम पोर्ट को भी ऐसी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन बंदरगाहों के विकास के पब्लिक प्राइवेट मॉडल से ये मुश्किल भी दूर हो गई। विहिन्यम पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नायाब उदाहरण है। अदानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने केरल और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। विहिन्यम पोर्ट पर बड़े जहाजों की डॉकिंग से लेकर कार्गो कंटेनर्स की ढुलाई के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर पोर्ट है। इस बंदरगाह पर जहाजों के टर्न अराउंड टाइम, बर्थ प्रोडक्टिविटी से लेकर क्रेन प्रोडक्टिविटी तक को अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक रखा गया है। इसके लिए यहां आधुनिक कंटेनर हैंडलिंग उपकरण और वर्ल्ड क्लास ऑटोमेशन और IT सिस्टम लगाए गए हैं। बेहतर सुविधाओं से लैस ये बंदरगाह भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए शिपिंग लागत को कम करने में मदद करेगा। फिलहाल अदानी पोर्ट का लक्ष्य
$40 प्रति कंटेनर की मौजूदा शिपिंग लागत पर 70% मार्जिन के साथ 90% यूटिलाइजेशन रेट को हासिल करना है। Roughly $40 per box. We have to be enabler of the growth in the country, and we do believe that end of the day, whatever we are building today, it's not enough. Even today, what we are building is not enough. There is much. I mean, when we built this, everybody were questioning whether this will be filled up or not. Today, we are clocking almost 100,000 moves every month. अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन विहिन्यम पोर्ट पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यहां मछली पकड़ने की आधुनिक सुविधा, बंकरिंग, आउटर रिंग रोड, सी फूड पार्क, क्रूज टूरिज्म विकसित किया जाएगा। इससे 5,500 रोजगार पैदा होने का अनुमान है। इसके अलावा बंदरगाह पर काम करने वाले प्रशिक्षित लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही। A lot of skilled manpower over here, readily available, and that is a big opportunity that we see in terms of when we want to do high-end automation, high-end development of our operations, and we do see that those skill sets are available over here. And also, more importantly, we are able to bring in people not just within the state but closer to the port vicinity as well, and give maximum employment over here. जाहिर है, व्यापार से लेकर रोजगार तक विहिन्यम पोर्ट कई मोर्चे पर कारगर साबित होगा और आने वाले दिनों में इस बंदरगाह का केरल ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था में निर्णायक रोल होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में विहिन्यम पोर्ट का और विस्तार होगा और इसका नाम दुनिया के व्यस्ततम बंदरगाहों में शामिल होगा। विहिन्यम पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, ये भारत के समुद्री व्यापार की शक्ति और आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल भी है। आज बस इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है शेफाली जरीवाला से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि पोस्टमार्टम पूरा हो गया है मुंबई में। मुंबई पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच का दायरा भी लगातार बढ़ा हुआ है और अब जानकारी ये मिल रही है कि मुंबई की ओशिवारा श्मशान घाट जो शरीर है वो ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम संस्कार होगा। और पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो शेफाली के पति और मेड से पुलिस ने पूछताछ की है। मेड और पुलिस के बयान क्रॉस चेक कराए गए हैं। तो पोस्टमार्टम पूरा हो गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये तय होगा, ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो मौत हुई है उसके पीछे असल वजह क्या हुई है। और इन सब के बीच शेफाली के पति से भी पूछताछ हुई है, पुलिस ने मेड से भी पूछताछ की है, साथ ही साथ मेड और पुलिस के बयान भी क्रॉस चेक कराए गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि शेफाली जरीवाला का जो पोस्टमार्टम है वो पूरा हो गया है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के बाहर की। और अब जो उनका पार्थिव शरीर है वो ओशिवारा श्मशान घाट ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शेफाली के पति और मेड से पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन इंतजार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। जितने भी तरह के सवाल उठ रहे हैं मौत को लेकर, वो सारे जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे और उससे ये पता चलेगा कि मौत की वजह क्या रही। और इस वक्त ऊपर अस्पताल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जहां से ओशिवारा श्मशान घाट शेफाली का जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।